स्वागत सत्कार प्रभाश्री परिवार। हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर, अंदाज़े बयां गीत के साथ। और आज हमारे साथ जो मेहमान अभी जुड़ने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम सभी, आप सभी उन्हें जानते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत प्रभावित होती हूँ, उनके विचारधारा से, लेखनी से। और सबसे बढ़कर जो बहुत ही एक ओजवान व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं, बहुत ही मुखरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने के लिए हम सबके पास है। की तरफ से बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्री सौरभ सुमन जी को। महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। क्या बहुत बात। बहुत स्वागत है आपका आदरणीय सौरभ सुमन जी। आप यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी नजर से यदि आपका एक छोटा सा परिचय देना चाहूं तो मैं बस ये कहूंगी कि आला मकाम और सादा व्यवहार, बस यही आपकी पहचान है आज देश दुनिया में। और बहुत नाम कमाया आपने, अभी बहुत सारा और कमाने वाले हैं। तो आज के इस अंदाजे बयां गीत के साथ में आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। चूंकि मैं तो शुरू से ही शुरू करूंगी, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि पहले पहल लिखना कब आरंभ किया और कैसे। अ, मैं बताऊं, पहले मैं ना भजन लिखा करता था। दरअसल क्या था कि हमारे गुरु हैं मेरे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। तो उनके पास जब मैं जाया करता था तो उनके लिए मेरा मन होता था कि मैं कुछ लिखूं। तो वो भजन जैसे मैं बहुत गाया करता था, भजन वगैरह। तो उनके लिए मैंने पहली बार खुद अपने आप से भजन लिखा और वो मैंने गाया उनके लिए। रात में भैया वृत्ति होती थी, उस समय मैंने उनके लिए भजन गाए, बोले। फिर वो धीरे धीरे मुझे नहीं पता चला कि वो कविताएं कब हो गई। मेरे को प्रिंट करवाने का बड़ा शौक था। मेरे गद्य बहुत छपा करते थे अखबारों में। जो एक साहित्य का पृष्ठ आता है पूरा जी जी। संपादकीय, उसमें मेरे लेख बहुत छपते थे, हिंदी के लेख। तो उसमें एक दो बार मैंने जो लिखा वो पद्य में था और वो भी मैंने दिया तो वो छपा। तो हमारे पिताजी के मित्र हैं, वो बहुत अच्छे कवि हैं मेरठ में, विजय प्रेमी जी। तो वो एक बार वो अखबार लेकर के मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि सौरभ, ये जो तुम लिख रहे हो तो कविताएं हैं। तो जी पहली बार मेरे को समझ में आया कि मैं कविताएं लिखता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कविताएं लिखता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो तुम लिख रहे हो वो कविताएं हैं। और फिर वहां से प्रेरणा मिली कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। अच्छा अच्छा, वो क्या था कि वो अनगढ़ था, मतलब कहना चाहिए कि उसके अंदर जी। व्याकरण नहीं था। उसके अंदर वो सारी चीजें जो एक गठे हुए साहित्य शिल्प पद्धति की में होनी बारीकी। चाहिए, जी हाँ वो कुछ नहीं था उसमें। बस काफी मैचिंग थी। या ये कह लीजिए कि एक छोटे बच्चे के द्वारा जो लिखा जाता है ना, जो जानता नहीं है, जो तुतलई हुई भाषा में बोलता है या लिखता है, वो लगभग वैसा था। फिर वो जी। धीरे धीरे परिपक्व होता चला गया। और मंचों पर फिर मैं मतलब एज अ पोएट, मैं सन 2000 में ज्ञान सागर जी महाराज के ही सानिध्य में पूरे देश से जो जैन कवि थे उनको आमंत्रित किया गया था, बड़ा गांव क्षेत्र में। बागपत के पास तीर्थ क्षेत्र है बड़ा जी गांव। जी। तो वहां पर जितने भी जैन कवि हैं उनको आमंत्रित किया गया था कि जो भी आप लिखते हैं उसके अंदर मतलब कुछ एक ऐसा ज्ञान उसमें रहे। 2 दिन का 3 दिन का बताने शिविर था। तो वो एक तरीके से वो पहला ऐसा कार्यक्रम था जो बतौर कवि मैंने अटेंड किया था। और मुझे नाम मिला था कवि का। और यू कांट बिलीव, पहली बार अनामिका भी मुझे उसी कार्यक्रम में मिल गई थी। ये भी अद्भुत हुआ। और आपने जो लिखना शुरू किया और गद्य और पद्य की जो यात्रा रही अखबारों के माध्यम से, तकरीबन क्या उम्र रही होगी, क्योंकि आपने कहा एक छोटा बच्चा। हाँ मतलब आप ये समझ के चलें कि मैं 98 में मैंने मतलब मेरे 96 से छपने लगे थे अखबार में। जी और 98 तक आते आते कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर थे जिन्होंने अपना एक कॉलम मेरे को दे दिया था कि अच्छा बात है। आपको पता है आज तो बहुत आसान है अपने लेख लिख करके 2 मिनट लगता है व्हाट्सएप कर देना बिल्कुल। न्यूज़पेपर को, या किसी भी तरीके से ईमेल कर देना या कुछ भी। जिस समय की मैं बात बता रहा हूँ उस समय पहले लेख लिख करके हाथ से तो लेख लिखा जाता था। लेख लिख करके जो उनको देने जाना पड़ता था, वो लगभग मेरे यहाँ से जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां से 8 किलोमीटर था। और मेरे पास उस समय मतलब वाहन के रूप में केवल एक साइकिल थी।
तो मैं साइकिल से बैठ करके, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं जाता था न्यूज प्रेस पे और जाकर के आर्टिकल्स दे करके आता था। फिर वो प्रिंट होते थे, तो जो अगले दिन मेरे को खुशी अनुभूत होती थी वो मैं नहीं बता सकता। हालांकि संपादकीय बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जितने भी पढ़ते हैं वो खुशी बहुत दिया उसने मुझे। मुझे लगता है जो गुड़ जानकारी रखने वाले हैं साहित्य का जो कॉलम है वो ही ज्यादा पढ़ते हैं संपादकीय। जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो ये जानते हैं कि उस पृष्ठ का महत्व क्या है, तो बिल्कुल वो तो न्यूज़पेपर हाथ में आने के बाद सबसे पहले संपादकीय पृष्ठ ही पढ़ते बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्योंकि मेरे पिताजी को देखा, वो सबसे पहले संपादकीय पढ़ते थे। हैं। तो वो जिनका शौक है वो उनको विशेष रुचि होती है उस कॉलम में। अच्छा, ये तो आपका सफर बड़ा दिलचस्प रहा। मुझे लगता है शायद इसीलिए कि आपकी ये जो एक साधना थी साहित्य के प्रति, वही आपको यहाँ तक ले आई है। और उस वक्त की यदि कुछ पंक्तियां याद हो और मैं कहूँ कि आप पढ़ दे तो, मैं क्योंकि वो आपको तो एक एक। बहुत प्यारा वाक्य सुनाता हूँ उसी जी संदर्भ का। बिल्कुल। क्या हुआ कि अनामिका जब कार्यक्रम में पहुंची, तो वो कार्यक्रम था बड़ा गांव में, मैंने बताया कि वो भी क्योंकि जैन थी, तो उनको भी आमंत्रित किया गया था कि भाई जैन कवित्री हैं। कवित्रियां बहुत कम होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद 2 या 3 कवित्रियां थी पूरे के पूरे ग्रुप में। उसमें एक अनामिका भी थी। तो जब मैंने अपनी कविता वहां पर सुनाई, तो पंकज भैया, पंकज अंगार जी, उनके लोकल गार्जियन कह लें, शुरुआत से उन्होंने बड़ा स्नेह दिया अनामिका को, तो वो भी साथ में थे। तो जब मैंने वहां कविता सुनाई तो वो लोग बहुत हंसे, बोले यार देखो कैसे कैसे कवि आ गए हैं। मैंने बोला ना कि अनगढ़ था सब कुछ। तो एक मेरी हास्य की कविता थी, उसका वैसे तो याद नहीं है, कुछ ऐसा था कि प्यारी प्यारी सूरतों में भूतनी दिखाऊं, ऐसा मतलब कुछ था वो। लड़कियों के ऊपर कोई तंज था, हास्य कविता के रूप में। फिर मैंने जो पहली कविता लिखी थी वो लिखी थी जैन धर्म के ऊपर, शाकाहार कविता। और यू कांट बिलीव, वो एक ऐसी कविता बनी जिसने मेरे को बहुत स्नेह दिया, बहुत मान दिया। और उसी के बदौलत मैं अगर ये कहूँ कि मैं मंचों पर हूँ, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो मेरी पहली कविता थी जिस पर मतलब जिसको मैं ये कह सकता था कि हाँ ये एक कविता है। क्या बात है। अगर मैं देखता हूँ उसका कोई मेरे पास वो हुआ तो मैं सुनाता भी हूँ आपको जी उसका। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सुनिएगा। कि गर्व था भारत भूमि को के महावीर की माता, गर्व था भारत भूमि को के महावीर की माता हूँ, रामकृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूँ। कंद मूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। माखन चाहते चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, वन में उनको अपना जीवन यापन करना था, तो वो चाहते तो किसी भी पशु की हत्या करके उसका मांस खा करके भी अपना जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या पथ चुना, वो बोलता हूँ कि चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, खा चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के क्या झूठे। बात इसकी है। एक कविता की एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, मैं शॉर्ट करते हुए उसको वहां पर लेकर के चलता हूँ, सुनिएगा। कि दया की आंखें खोल देख लो पशु के कर्ण करंदन को, कि दया की आंखें खोल देख लो पशु के कर्ण करंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। एक, मैंने उस समय की बात मैं बताता हूँ कि बर्नार्ड शाह एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने कुछ चीजें सिद्ध की थी, वो एक प्रोफेसर भी थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें शोध में लेकर के आए थे। तो वो शोध जो थे वो ये बताते थे कि हाँ, वो शोध जो थे वो ये बताया करते थे कि किस तरीके से मनुष्य की जो देह है वो शाकाहारी जीवों से मैच करती है। जैसे जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो सांस खींच करके पानी पीते हैं, ग्लास से जब हम पीते हैं तो सांस के थ्रू खींच के पीते हैं। जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो जीभ से लबलबा के पीते हैं, कुत्ता शेर जितने भी बिल्ली आप देखोगे तो जीभ से लबलबा के पानी पीते हैं, सांस से खींच कर नहीं पीते। जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं उनका केवल निचला जबड़ा, नीचे का जौ, बिल्कुल। केवल ये चलता है। जी ऐसे ही मनुष्य का, ऐसे ही घोड़े का, ऐसे ही हाथी का, ऐसे ही गाय का, जितने भी मांसाहारी होते हैं उनके दोनों जॉस बिल्कुल। चलते हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो जी बहुत सारी चीजें थी जो ये सिद्ध करती हैं कि मनुष्य की जो देह है
वो शाकाहारी। तब मैंने ये पंक्तियां लिखी थी, सुनिएगा कि दया की आंखें खोल देख लो पशु के करण करंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को, अंगलाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है, अंगलाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है, पेट तुम्हारा मुर्दागर है या कोई कब्रिस्तान है, पेट तुम्हारा मुर्दागर बहुत है अद्भुत। या कोई कब्रिस्तान है। भाई लाशें तो कब्रिस्तान में दफन होती है। तो ये इस तरीके की ये पहली कविता थी मेरी, जिसने मेरे को ये बताया कि बेसिकली मैं कवि। बहुत ही अद्भुत आपकी ये रचना, बहुत ही खूब। अच्छा, आप अभी आदरणीय अनामिका जी के साथ अपने भेंट का जिक्र कर रहे थे, और चूंकि हम सभी जानते हैं कि आप दोनों ही बहुत आला दर्जे के लेखक हैं, बहुत आला दर्जे के कवि कवित्री हैं, कवि युगल के नाम से आप मंचों पर जाने जाते हैं, तो क्या आपके बच्चों पर भी लेखनी की कोई कृपा है, माँ शारदा की उन पर भी कोई कृपा मुझे है तो इस बच्चे ही नजरिए से? लिखने की कृपा है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या कि मेरे जीवन में सरस्वती, मेरे जीवन में कलम का जो योगदान है वो उससे बढ़कर के और कुछ है ही नहीं। कलम ने मेरे को शोहरत दी, कलम ने मेरे को पैसा दिया, कलम ने मेरे को पत्नी दी। तो जो मैं आपको एक वो सुनाता हूँ, मैंने अनामिका को जो प्रपोजल दिया था, प्रपोज किया था उसको विवाह के लिए, तो वो भी चार पंक्तियों के माध्यम से किया था। वो मैं अच्छा। पंक्तियां सुनाता हूँ आपको। जी बिल्कुल। मतलब जीवन की मेरे पहली और आखिरी श्रृंगार की पंक्तियां, ये चार पंक्तियां, मैंने इसके अलावा श्रृंगार कभी नहीं लिखा, केवल ये चार पंक्तियां लिखी। उसके बाद रिजल्ट मिल गया, मुझे लगा कि बड़ा गड़बड़ हो गया, ये चार पंक्ति में इतना भारी रिजल्ट। क्या बात। पंक्तियां सुनिए। जी कि बिल्कुल। किसी कवि की कल्पना की काव्य कृति का सार हो, किसी कवि की कल्पना की काव्य कृति का सार हो, झिलमिलाती झांझरों की झनकरित झनकार हो, नाम ना यानी अनामिका जिसका कोई नाम नहीं, कि जी। नाम ना कुछ काम ना ना अना की बंदिशें, सुप्त सुमन की श्वास हो तुम श्वासों का विस्तार, कि सुप्त ओहो, सुमन क्या बात है। तुम श्वासों का विस्तार। तो इसमें जो ये शब्द आया ना, काव्य और कृति का सार हो, तो मैंने मेरी शादी से बहुत पहले ये सोचा था कि मेरा अगर बेटा होगा तो उसका नाम काव्य रखूंगा, और बिटिया होगी तो उसका नाम कृति रखूंगा। इनफैक्ट जो मैंने पहला अपना बिजनेस शुरू किया था, प्रिंटिंग का काम शुरू किया था, तो वो भी कृति क्रिएशंस के नाम से किया था। मतलब उस समय मैंने सोचा था कि बिटिया होगी तो उसका नाम कृति रखूंगा। बस ये हुआ कि ईश्वर ने दोनों बेटे दिए, बिटिया दी नहीं, तो फिर वो काव्य और ग्रंथ हो गए, काव्य जी। और कृति के। और मैंने आपकी बिटिया पे एक रचना भी पढ़ी हुई है सोशल मीडिया पे, वो भी बहुत ही वो खूबसूरत है, बिटिया हृदय हुई स्पर्शी नहीं, है। इसी संदर्भ में कविता है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, मंच की बात आ रही है तो बड़ी दिलचस्प आपके साथ बातें चल रही हैं। मैं यदि आपसे अनुरोध करूं, आपकी जो हस्ताक्षर रचना है, मुझे लगता है शायद ऐसा कोई मंच नहीं होता होगा जहां आप जाते हो और इसकी कहीं से आपको फरमाइश ना मिलती हो। एक हाँ, बार मैं फिर बताता से हूँ तो आपको। हो जाए, एक हाँ, बार फिर से। है देश, ये वो कविता जिसने पहचान दी पहली बार। मेरे जब मैंने ये कविता पढ़ी, तो जो मंच का संचालन कर रहे थे कवि, उन्होंने इसकी एक बड़ी हंसी सी उड़ा दी, खिल्ली उड़ा दी। बोले यार जो अब है नहीं उनके बारे में क्या कविताएं गाते फिरते हो, ये कविता चलेगी नहीं। तो मैं बड़ा हतोत्साहित हुआ। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा क्या होता है, जब पहली बार आप कोई कविता का गान करते हैं तो वो याद तो होती नहीं है, और वो एक्सेंट जो कोई परिपक्व प्रस्तुति में आने चाहिए वो उसके अंदर नहीं होते समावेश। तो मैं बहुत डर गया, मैंने कहा यार मैंने तो अच्छा लिखा था लेकिन मजा नहीं आया शायद। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, वो ऊर्जा मिली उस कविता को गाने की। मैंने कहा नहीं यार, गाएंगे तो यही कविता। और वो फिर लोगों को समझ में आने लगी, स्वीकार की जाने लगी। और नो डाउट आज अगर सौरभ की कोई एक पहचान वाली कविता है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बिल्कुल एक हस्ताक्षर रचना सी है आपकी। बोस। तो चंद पंक्तियां उसकी यदि आप अपनी जो पसंदीदा लाइनें। जी। हाँ, कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझार मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। और इस कविता के अंदर तो बहुत सारे बंद ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण एक दो बंद हैं मैं वो आपको सुनाता हूँ इस कविता के। जी। एक मिनट रुकिएगा।
एक एग्रीमेंट को लेकर के मैंने इस कविता के अंदर बंद लिखा। वो एग्रीमेंट जब जिस समय हम लोगों को आजादी मिली, वो बेसिकली आजादी पट्टे पर थी, मतलब कहना चाहिए कि एक एग्रीमेंट के थ्रू थी। कि अगर उसमें बहुत सारी शर्तें थी, उनके अंदर एक शर्त ये भी थी, जो लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय के आखिरी गवर्नर थे अंग्रेजी शासन के, और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, वो शर्तें हुई थी, जिनमें एक शर्त ये भी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित अथवा मृत अवस्था में मिलेंगे तो जो हिंदुस्तान की सरकार है वो पकड़ के अंग्रेजी शासन को सौंप, उसकी एक शर्त ये थी। तो मैंने उसके ऊपर पंक्ति लिखी, आपको सुनाता हूँ कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही, नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, जिसके मुकाबले में आसमान बौना था, जिसके मुकाबले में आसमान बौना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, वाह वाह। अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा जिसे। और इस कविता का आखिरी बंद भी मैंने सुनाने का, छेड़ देते हैं ना, अब कवि को छेड़ा तो सुनना तो पड़ेगा। बहुत बहुत सौभाग्य होगा हमारा सबका। आभार आपका प्रियंका जी। इसका आखिरी बंद सुनिएगा। ये कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताई हवाई अड्डे से उड़े और ऊपर जाकर के प्लेन क्रैश। मैं बहुत पढ़ी लिखी बात करने वाला कवि हूं। मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूँ, जो इस कविता को सुनते हो या इस समय जो आपके चैनल से सुन रहे हो, आज कितने विमान हैं उनकी गणना उंगलियों पर हो नहीं सकती। उस समय कितने रहे होंगे। आज भी कोई वैमानिक दुर्घटना होती है तो उसका ब्यौरा दर्ज किया जाता है, घटना रजिस्टर्ड की जाती है, मरने वालों के नाम पते लिखे जाते हैं, ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। जिस दिन, जिस समय, जिस अवसर पर ये घटना ताइवान में बताई गई कि घटित हुई, उस देश के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है इस घटना को लेकर कि कोई वैमानिक दुर्घटना हुई। तब मेरा एक प्रश्न यहाँ पर सामने आता है, और ये आखिरी पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है किसी भी राष्ट्रवादी व्यक्ति के खून में उबाल लाने का काम बहुत त्वरित तरीके से ये रचना कर सकती है। इतनी सक्षम, इतनी समर्थ है ये रचना, बहुत ही अद्भुत। आभार। और जहां बात राष्ट्रवाद की और राष्ट्रवादियों की आई है, तो मुझे लगता है आप एक ओज कवि तो हैं ही, साथ ही साथ मैं समझती हूँ धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म भी उन्हीं की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो आपको एक सचल धर्मावलंबी के रूप में भी देखती हूँ। ये मुखरता क्या आपके अंदर आरंभ से या बचपन से रही है, या वक्त के साथ चीजों को नहीं, बदलते हुए मैं बताऊं नजरिए के आपको, साथ? हाँ ये अच्छा प्रश्न है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि साक्षात्कार में ये प्रश्न पूछा नहीं जाता। और मुझे मैं लगता है बहुत लोगों को प्रेरणा भी देगा इसमें आपका उत्तर हाँ, जो भी ये होगा निश्चित वो। बात है। मैं कवि होने से पहले उस परिवार में मैं जन्म लिया मैंने, या उस परिवार के मेरे अंदर संस्कार रहे। जब बहुत छोटे थे हम लोग, तब भी जब अटल जी का इलेक्शन हुआ था पहली बार, तो क्या उम्र रही होगी मेरी, बहुत कम उम्र थी उस समय। और हमारे घर में ना बेसिकली एक वो रखा जाता था, जैसे इलेक्शन के टाइम पर बस्ता वस्ता वो होता है ना पूरा, छोटे छोटे बिल्ले छप करके हमारे यहाँ ढेर लगे रहते थे, जो प्रचार के सामग्रियों वाले। तो शुरू से जो हम लोग थे वो उस विचारधारा को पिताजी की सुनते आए, देखते आए, समझते आए, जो राष्ट्रवाद की थी। वो छोटे बच्चे के मस्तिष्क पर एक तरीके से लिखावट के रूप में जो लिखा गया ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण। हम लोगों ने शुरू से देखा कि किस तरीके से
जैन थे क्योंकि अहिंसक हम रहे हमेशा। तो गांधी जी को लेकर के जहां पर मैं स्कूल में था वहां पर बड़ा अच्छा अच्छा बताया जाता था कि गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया। फिर जब घर में आते थे और घर की विचारधाराएं हमारे सामने आती थी, तब हम लोगों को लगता था कि यार राजनीति में कुछ सुधार अपेक्षित है। तो आप ये देखिए कि एक कम उम्र के एक ऐसे बच्चे पर जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष हो, वो एक ऐसी कच्ची आयु होती है जिसमें कुछ भी लिख दिया तो वो मस्तिष्क पर छप जाता था, दिल पर अंकित हो जाता था। तो पहली कविता जो इस विचारधारा को लेकर के थी, राम मंदिर मेरी, वो धीरे 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 मैंने बोला ना कि परिपक्व होती चली गई। हिंदुत्व के संदर्भ में मैं लिखता चला गया, सनातन के संदर्भ में मैं लिखता चला गया। एक कविता ने तो बड़ा विवाद कर दिया था यहाँ पर, हमारे निकट एक स्थान है सरधना, सरकारी कवि सम्मेलन, सरकारी मेला वहां पर लगा, तो उस मेले में मैंने कविता पढ़ी। अब उस कविता के अंदर ये था कि मैं थोड़ा सा हिंदुत्व को लेकर के थोड़ा टिपिकल था, मैं पढ़ता नहीं हूँ उसको। तो क्या हुआ कि जैसे वो कविता मैंने पढ़ी, छोटा था, सबसे पहले नंबर पे खड़ा कर दिया गया कवियों के उसमें। तो मैंने वो कविता पढ़ दी। अब वो क्या हुआ कि वो विवाद हो गया उस कविता के ऊपर। सरधना मिली जुली मतलब कहना चाहिए कम्युनिटी का शहर है। तो वहां पर विवाद हो गया, और वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब पांचवा कवि पढ़ रहा था तो वहां फायरिंग हो गई मेले में। और बड़ी मुश्किल से हम लोगों को इकट्ठा करके मेरठ तक भेजा गया। अगले दिन अखबार में छपा कि कर्फ्यू लग गया सरधने में। और रात में किसी कवि ने, अब क्या था ना, तो मेरा नाम लिस्ट में था क्योंकि सबसे छोटा था, मैं तो जुगाड़ से गया था कविता पढ़ने के लिए वहां। तो नाम था ही नहीं, वो यही नहीं पता चला किसने कविता पढ़ी थी वो वाली। तो पिताजी बहुत डर गए, बोले कि अरे तो अंदर कर नहीं रहेगा तो ठीक हो जाएगा मामला। फिर हफ्ते भर बाद मैं वापस आया था वहां से। सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति और देश के प्रति, ये तीनों पर्याय हैं। जो इसको अलग मानते हैं वो मेरी कविता के ना तो पाठक हो सकते, ना कभी श्रोता हो सकते, ना दर्शक हो सकते। ये तीनों एक चीज के पर्याय हैं। जो राम को मानता है वो मेरे देश को मानता है, वो राम के देश को मानता है, वो मुल्क को मानता है, वो राष्ट्र को मानता है। मेरी ये विधान। नेशन फर्स्ट का तो कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए, मुझे भी लगता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये शौर्य जो है आपका, ये यूं ही बना रहे और आप धर्म पर यूं ही चलते रहें। अ, आप राम वाली एक कविता कह रहे थे, यदि उसकी कुछ पंक्तियां आपको जहन में आ रही हो और आप। चलिए, रामलला एक कविता मैंने अभी थोड़े दिन पहले लिखी थी, जी न्यूज पर भी वो कविता आई थी। मैं उसके कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल। कि लो आया वक्त दिवाली का, फिर अवध में दीप जगाओ तुम। लो आया वक्त दिवाली का, फिर अवध में जी दीप जगाओ तुम। श्री राम लला के अभिनंदन में रंग अबीर उड़ाओ तुम। प्रभु राम को 14 वर्षों तक का ही वनवास मिला। राजपाट वैभव तज बन बन घूमे, दुख संत्रास मिला। वो वन का दुख मेरे रघुवर के विस्थापन से आधा है। जो राम लला अयोध्या में हैं, उनका दुख और जो भगवान राम थे उनके दुख का मैं दोनों में एक अंतर आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ये अंतर केवल कल्पना है, ये अंतर केवल कवि ही सोच सकता है। वो अंतर आपके सामने रखता हूं कि वो वन का दुख मेरे रघुवर के विस्थापन से आधा है। कि वो वन का दुख मेरे रघुवर के विस्थापन से आधा है। राम लला का दुख वनवासी प्रभु राम से ज्यादा है। राम लला का दुख वनवासी प्रभु राम से ज्यादा है। 14 बरस का वनवास था भगवान राम। और आप कल्पना करना कि कितने वर्ष में भगवान श्री राम लला उस तंबू टेंट में बैठे रहे, इस कल्पना के साथ कि वो वक्त आएगा जब मंदिर बनेगा और मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाऊंगा। आप इस पीड़ा को सोचिए, मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि सदियों पहले एक बैरी ने प्रभु सदियों पहले एक बैरी ने प्रभु के मंदिर को तोड़ा था। फिर उस मंदिर के अवशेषों से गुंबद गुंबद जोड़ा था। उसकी दीवारों पर भक्तों के कर्म खून के छींटे थे। भूखे श्वानों ने अंग देह के नोचे और घसीटे थे। मुगलों का अत्याचार प्रभु की जन्मभूमि पर मंडित था। कि मुगलों का अत्याचार प्रभु की जन्मभूमि पर मंडित था। वो गुंबद नहीं थे, मंदिर था जो जीर्ण शीर्ण था, खंडित था। कि वो गुंबद नहीं थे, मंदिर था जो जीर्ण शीर्ण था, खंडित था। ये कविताएं मैं करता रहा। इस तेवर की, इस भाव की कविताएं मैंने हमेशा पढ़ी।
और मुझे लगता है इसी तेवर के लिए आप जाने भी जाते हैं। युवाओं को बहुत प्रेरणा और ओज के भाव देते हुए, राष्ट्रवाद की का भाव देते हुए आप हमेशा अग्रसर हो रहे हैं। आभार। अम, मैं एक चीज और यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगी विशेष तौर पर। आप एक स्कूल का फ्रेंचाइजी चलाते हैं, जो मुझे मालूम है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन मुझे एक चीज जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से मुझे जो चीज बहुत वहां पर उसके प्रति एक अच्छा भाव देती है, वो ये है, और मैं कहूंगी आदर का भाव देती है, कि फ्रेंचाइजी भले किसी भी नाम से हो, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप बच्चों को संस्कार हमारे देश के ही देते हैं, ये मैंने जरूर सनातन ये देखा है। संस्कार हम लोग देते हैं। एक बड़ा विषय, कई बार मेरे से कहा जाता है कि आप स्कूल का नाम परिवर्तित कर लीजिए। ये अच्छा आपने विषय यहाँ पर उठाया। आप नाम नहीं लेंगे लेकिन मैं ले लेता हूँ। हमारा जो स्कूल है वो एक फ्रेंचाइजी है, अमेरिकन किड्स जो प्ले चेन है, प्ले जी। स्कूल्स की चेन है, उसकी फ्रेंचाइजी है। इसमें किसी भी फ्रेंचाइजी को ये अधिकार नहीं होता कि वो नाम परिवर्तित कर सके। जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि जिस मतलब जिनके माध्यम से मैंने फ्रेंचाइजी ली, वो मेरे गुरु कह लीजिए, उनका बड़ा स्नेह मेरे पास हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है। विक्रम लांबा जी जो अमेरिकन के चेयरमैन हैं, वो एक बात हमसे हमेशा कहते रहे। बोले, सौरभ, नाम में कुछ नहीं रखा। अगर आपके अंदर आपके भाव, आपके संस्कार आपके साथ हैं तो आप कुछ भी बड़ा काम कर सकते हो। तो अक्षरशः मैंने वही काम किया। हमारे यहाँ आज भी ये परंपरा है कि जो प्रेयर होती है सुबह असेंबली टाइम पर, उस समय मंत्रोच्चार हमारे यहाँ होता है। गायत्री मंत्र बच्चे पढ़ते हैं, नवकार मंत्र बच्चे पढ़ते हैं, और राष्ट्रगान पढ़ा जाता है। वो तमाम संस्कार अभी हम लोगों ने पीछे एक जो एनुअल स्टेपिड डे, या उसको कहते हैं कि एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया था। तो उसके अंदर भी हमारे यहाँ कोई भी विदेशी एक्टर करेक्टर नहीं लिया गया था। जैसे अगर आप रेसेस सुनेंगे तो प्रिंस सिंड्रेला रेस सुनेंगे, जो बाहर के मतलब कहना चाहिए कि बड़े नाम हैं, उनके ऊपर आता है। जूलियट रेस होती है, वो क्या रोमियो रोमियो जूलियट जूलियट। रेस। हाँ, इस तरह की होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे यहाँ थी महाराणा प्रताप चेतक रेस। हमारे यहाँ थी तुलसीदास रामचरितमानस रेस। वाह। तुलसीदास भाग कर आएंगे, रामचरितमानस का एक दोहा लिखेंगे और फिर वापस जाएंगे, तो जो पहले गया वो विनर। हमारे यहाँ थी रेस योगी जी बुलडोजर रेस। वो क्या रेस थी? बच्चों ने योगी जी का गेटअप लिया और एक थर्माकोल का बुलडोजर बनाया और उसको वियर किया, उसको पहना, और आगे आने के बाद एक वॉल वहां पर थर्माकोल की खड़ी की गई, जिसके ऊपर लिखा गया भ्रष्टाचार की दीवार, उसके ऊपर लिखा गया दंगों की दीवार। तो वो बच्चे जो थे वो योगी जी के रूप में आए और उन्होंने बुलडोजर से उस दीवार को ब्रेक किया और ब्रेक करके वापस भागे। तो जो गया वो विनर। तो जो हमारे यहाँ के संस्कार हैं, जो हमारे यहाँ के मूल्य हैं, बेसिकली हम लोगों का जो मतलब लक्ष्य है वो ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे वो संस्कार जिए जो हमारे अपनी मूल धरती से जुड़े हैं, जो हमारे अपने संस्कार। बिल्कुल, ये तो मैंने देखा ही है कि जो हमारे मूल्य हैं वो आप बच्चों में रोपित करने का बहुत ही सफल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ माता पिता के विषय में भी आपने किया था, तो बच्चों ने अपने माता पिता को भी पूजा था। ऐसी कुछ हमारे चीजें यहाँ हैं जो। मदर्स डे पर वो एक्टिविटी होती है, और वो मतलब बहुत रुलाने वाली एक्टिविटी है वो तो। जब जब मैं उसका जिक्र करता हूँ या मैं देखता हूँ आंखों से, तो मतलब मेरी आंखें खुद सजल हो जाती हैं। आप ये देखिए कि हुआ क्या कि हम लोगों ने ऐसी एक एक्टिविटी मदर्स डे पर आयोजित की कि जितनी भी माएं हैं उनको हम लोगों ने बुला करके स्टेज पर बिठाया, और बच्चों को एक टब दिया और एक जो लोटा होता है वो दिया, और उनसे कहा कि कलश छोटा वाला जो होता है वो, और उनसे कहा कि अपने बेटों से कि अपनी माँ के पाद प्रक्षालन आपको करने हैं, उनके पैर धोने हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगी, कुछ चित्र आज भी मेरे पास अवेलेबल हैं उससे संदर्भित। वो माएं फूट फूट करके रोई जिनके बच्चों ने उनके पैर। स्वाभाविक है, आज के समय में इस तरह के मूल्य बच्चों में यदि आप डालने का प्रयास करते हैं तो वाकई दिल छू लेने वाली बात है। अच्छा, जिक्र माओ का आया है तो मैं एक सवाल यहाँ आपसे थोड़ा निजी है लेकिन पूछ लूं। आपकी माँ का आपके जीवन में किस प्रकार का क्या किरदार है? हालांकि सभी के जीवन में मेरी बहुत माँ की अहम वजह होता से है। मैं कवि हूँ। ये मतलब इससे बड़ा शायद मैं कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। मैं अगर आज कवि हूं तो वो इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने मेरा सपोर्ट बहुत किया। मैं आपको बताऊं, जिस समय मैंने शुरुआत की अपने पढ़ाई मेरी खत्म हो गई थी। अब वैश्य परिवार में जन्म लिया सर्विस के लिए, तो ना मेरी पढ़ाई इतनी थी, मैंने तो बीकॉम किया था।
दिमाग बहुत था, लेकिन क्योंकि एक एंट्री के लिए एक डिग्री चाहिए होती है, तो वो मेरे पास नहीं थी। डिग्री कमाने के लिए तो पैसे चाहिए था, वो पिताजी के पास इतने कभी रहे नहीं कि जो हम लोग इंजीनियरिंग कर लेते या कुछ कर लेते। तो ले दे करके पिताजी का एक पुराना व्यवसाय था, जिसमें जो बल्ली फट्टू का काम होता है ना, जो मकान बनाने में काम आती हैं। तो ये था कि मतलब वहां पे ऑप्शन नहीं था, ये था कि आपको वहीं पर बैठना है। लेकिन मेरी माँ ने मेरी बहन की शादी के लिए शायद कुछ रुपए जोड़ करके रखे थे, और वो पूरी मिल्कियत उनकी लगभग 70,000 रुपए थी उनके पास। जब मैंने कहा मम्मी मेरे को यहाँ नहीं बैठना, इस व्यापार में मेरा मन नहीं लगता, तो उन्होंने वो 70,000 जो गुड़िया की शादी के लिए रखे हुए थे, वो भी निकाल करके मुझे दे दिए कि चल तेरे लिए कंप्यूटर लेकर आते हैं, और तू अपने मन का काम कर, डिजाइनिंग का काम कर। तो मैं कहूंगा कि वो ऋण तो मैं कभी उनका ऋण तो खैर माँ का कोई नहीं चुका सकता, लेकिन एक जो मतलब अतिरिक्त मैं कहूंगा कि उनकी जो कृपा थी वो ये थी। दूसरा, क्योंकि पिताजी के मित्र मैंने बताया आपको कि कवि थे, और वो कवि सम्मेलनों में बहुत ज्यादा बड़ा नाम नहीं हो पाए, तो उनको ये लगता था कि ये खामखा का काम है कविता वाला। उनको तो ये लगा कि बनिए को तो लगता है ना कि मेरा बेटा बर्बाद कर दिया इस आदमी ने अब ये कमाई नहीं करेगा, फालतू के काम करेगा। उन्हें ये पता ही नहीं था कि पैसे भी कमाए जा सकते हैं कविता से। तो अब क्या कि वो बड़ा विरोध करते थे जब मैं कुछ लिखता था, तेरे को कुछ काम तो है नहीं, यही फालतू के काम करता रहा कर। मेरी माँ को बहुत पसंद थी कविताएं, वो बड़ा सपोर्ट करती थी इस चीज के लिए। वो कहती थी कि तुम लिखने दो इसको, ये जो लिख रहा है लिखने दो, अच्छा जो कर रहा है करने दो, आपके साथ बैठ तो रहा है ना दुकान पे, आप इसे जो कर रहा है करने दो। आज पिताजी को गर्व होता है इस चीज के ऊपर कि अच्छा है, माँ ने ठीक ठाक निकाल दिया बालक वरना तो ये बल्ली बेचता है। क्या बात है। अच्छा, इसीलिए मुझे लगता है ऐसे जब हम बहुत सारे सफल लोगों के बारे में जब बातें जानना शुरू करते हैं या जीवनी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें एक ये प्रेरणा तो सभी को मिलती है कि बिना संघर्ष किए कभी कोई सफलता की राह पर आगे नहीं बढ़ा। आजकल के युवा जब सोचते हैं शॉर्टकट हो जाए, फटाफट से कुछ मिल जाए, आप मैं कहाँ बताऊं हमारे 98 और कवि 2000 की बात कर रहे हैं और आज 2023 में हम बैठे हुए हैं। तो ये हमारे यात्रा गुरु साल छह रहे महीने की तो जी। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, उनकी पंक्तियां मेरे जीवन का वो मतलब कहना चाहिए कि वो प्रेरणा रही, जिन्होंने मेरे को बहुत हिम्मत दी। वो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। इस समय के एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है मंचों का। वो उस समय भी हमारे लिए बड़े ही थे, लेकिन क्या कि मेरे हर कवि सम्मेलन का संचालन मैं उन्हीं से कराया करता था। एक बार मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, जैन समाज का एक कवि सम्मेलन था, मैंने उनको भी आमंत्रित किया, मैंने कहा भैया संचालन आपको करना है। वो कहने लगे ठीक है। और मैंने उनसे पूछता रहा, मैंने कहा कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे, बोले यहाँ पहुंचा वहां पहुंचा, फिर उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया, वो आए नहीं। और मैं संचालक था नहीं, बड़ौत का कवि सम्मेलन था, उसमें उनको संचालन करना था, वो नहीं है। अब हुआ क्या कि जो जैन समाज का कार्यक्रम था वो सारे के सारे ये हो गए, तुमने बुलाया नहीं, तुमसे ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब चलो यार कवि सम्मेलन कराओ। पब्लिक बैठी हुई सड़क पे बेशुमार। मैं संचालक नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, छोटा सा बालक, 20 वर्ष का, 18 वर्ष का, कैसे करेंगे। मैंने रो रो करके एक एक कवि को पढ़वाया, कवि सम्मेलन बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। ये स्थिति हो गई कि आज तक भी बड़ौत वाले मुझे बुलाते नहीं है, उन्हें लगता है सौरभ वही वाला है जो यहाँ से गया था पिट करके। तो स्थितियां ये हो गई, लेकिन उस एक वाक्य ने मेरे को प्रेरणा दी कि बेटा अब तो संचालन में उतर। और यू कांट बिलीव, वो मेरे जीवन में एक ऐसी चोट थी जिसने मुझे पत्थर से मूर्ति बना दिया। तब मुझे वो वाली पंक्तियां याद आती कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। और तुम ना आती तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, तुम ना आती तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। ये दीवारों बिल्कुल मेरी राह में आने का शुक्रिया। बिल्कुल, ये तो बात सही कही आपने। और मैं एक सवाल बड़ी हिम्मत करके पूछूं आपसे। अभी जी प्लीज। बहुत पिछले दिनों में यूपी में बाबा का बड़ा हल्ला हुआ, हम सबने देखा टीवी पे सभी जगह। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं क्या कहूँ, तो और खुद यूपी में ही मैं, हाँ है। जी बिल्कुल, मैं दो नजरिए से पूछूंगी। एक तो आप उनके जीवन संगी हैं उस नजरिए से भी, और आप स्वयं एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं उस नजरिए से। नहीं देखिए, मैं बताऊं वो मैंने बोला ना कि जब घर के अंदर एक तरीके से विशेष प्रकार के भाव
सृजित होते रहते हो, उत्सर्जित होते रहते हो। तो ऐसे में ना भावों का परिवर्तन, अब जो अगर अनामिका के परिवार की हम लोग बात करें, जो मेरे बच्चों की ननिहाल है, मेरी ससुराल है, वो अमूमन लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, कि बहुत अच्छे संबंध रहे मुलायम सिंह जी के परिवार के साथ। अब अनामिका विवाह के बाद यहाँ आई, और यहाँ का जो माहौल था वो बिल्कुल परिवर्तित था, वो राष्ट्रवादी विचारधारा वाला मैटर था। तो मैंने बोला ना कि छाप छूटती है, मेरे ऊपर भी मेरे पिताजी की छूटी, तो उनके ऊपर भी ये वाली बात आई कि हाँ, राष्ट्रवाद एक बड़ी चीज है, एक अलग चीज है। फिर उनकी कविताओं में वो परिवर्तन सबने देखे भी, दिखाई भी देने लगे। और फिर जिस समय ये इलेक्शन आए, उससे पहले खुद अनामिका को टिकट ऑफर किया गया था लोकसभा में, माननीय शिवपाल जी की पार्टी के माध्यम से। मैंने बोला ना कि उस परिवार से हम लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मुलायम सिंह जी से बहुत, मतलब उनका स्नेह बहुत रहा हमारे प्रति। शिवपाल जी के साथ तो आज भी ऐसे ताल्लुकात हैं कि मैं क्या बताऊं। तो उन्होंने बिना हम लोगों से पूछे, मैं संचालन कर रहा था सैफई में, और अनामिका काव्य पाठ करके रुकी थी। तो अचानक से शिवपाल जी मंच पर आए हैवरा में, और आकर के उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अनामिका हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहेंगी। अब भैया, हमें तो कभी सभासद के चुनाव नहीं देखे, लोकसभा तो सबसे बड़ा चुनाव है देश का। अब सब आके बधाई देने लगे, सांसद जी बधाई, सांसद जी बधाई। हमें कुछ नहीं समझ में आया, बस ये डर लग रहा था वहां से निकलते हुए कि सैफई से मेरठ का रास्ता कैसे कटेगा, वहां जाकर के पिताजी को फेस कैसे करेंगे, कि तुम उनकी पार्टी से ले आए टिकट। अब जैसी भी स्थिति थी लेकर के आए, लेकिन फिर एयर स्ट्राइक हुई, आपको पता ही था वो जी। सब मामला हुआ। पुलवामा में हमारे वीर सैनिक जो थे वो शहीद हुए। फिर उसके 12 दिन बाद जो हुआ एयर स्ट्राइक, वो हुआ। तो एयर स्ट्राइक जैसे ही हुई, बस अनामिका ने एकदम ये घोषणा कर दी कि भाई मैं मोदी जी के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। हमारे परिवार के संस्कार ही नहीं थे उनके विरुद्ध जाने के। तो पिताजी तो बातचीत नहीं कर रहे थे हम लोगों से। तो बस अनामिका ने कहा कि अब एयर स्ट्राइक हो चुकी है, और मेरी मेरे पास अगर एक भी वोट मेरे नाम से आती है और वो मोदी जी का नुकसान करती है, तो वो देश का नुकसान है। फिर उन्होंने क्विट किया। फिर ये चुनाव आए यूपी वाले। तो जब यूपी के चुनाव आए, तो फिर तो सबने देखा, फिर अनामिका का वो गीत आया यूपी में बाबा। अच्छा था वो क्या, कि वो जवाब था बेसिकली नेहा जी। राठौड़ ने जो प्रश्न उठाए थे कि भाई बिल्कुल। यूपी में ऐसा हुआ, यूपी में वैसा हुआ, यूपी में काबा। तो अचानक बैठे बैठे हम लोग दोनों चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा काबा क्या, यूपी में बाबा। तो अनामिका को स्ट्राइक हुई लाइन, कह रहे यार तो बहुत बढ़िया, बस तो बुंदेलखंडी में लेकर उसका जो जवाब लिखा, वो ऐसा जवाब लिखा गया कि उसका कोई जवाब नहीं आज तक बिल्कुल। भी। बिल्कुल, एक एक सवाल के मुझे लगता है दो दो तीन तीन जवाब मिले होंगे लोगों को उसमें। और बहुत ही अद्भुत वो भी रचना उनकी। मैं ये कहूंगी कि मुझे तो आपसे बात करके बहुत बहुत मजा आया, और जो हमारे दर्शक और श्रोता आपको सुन रहे होंगे, उन्हें भी जरूर बहुत सारी चीजें सीखने का अवसर मिलेगा, बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, खास करके साहित्य के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और मैं यदि आपसे कहूँ कि अंत में आप अपने श्रोताओं को, अपने चाहने वालों को, अपने जो मुरीद हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगा, निश्चित यानी तौर कि कोई पे संदेश मैं आप देना पहले चाहेंगे? तो आपके शो के माध्यम से जितने भी श्रोता मेरे को सुन रहे हैं, जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे एक आग्रह जरूर करूंगा। प्रियंका जी को जितना मैं जानता हूँ, आज के भी साक्षात्कार में जो प्रश्न उन्होंने माँ को लेकर के किया, मुझे नहीं पता था कि वो करेंगी, लेकिन एक मन में भाव जरूर था, क्योंकि माँ के प्रति जो अगाध श्रद्धा मैंने प्रियंका जी की देखी है, जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना मैं उनको समझ पाया हूँ, वो विरले लोगों के अंदर होती है। अपनी माँ के प्रति समर्पण भाव इस कदर होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं उन सबसे ये कहूंगा कि जो भी आज प्रियंका जी की वॉल पर हैं, वो एक चीज यहाँ से सीख करके जरूर जाए कि आपका कद कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी माँ का सम्मान कभी छोड़ना मत, उनका साथ कभी छोड़ना। ये चीज मैं आप सभी से कहूंगा। और प्रियंका जी, मैं निश्चित तौर पे आपसे इस चीज के लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ। जब भी आपसे चर्चा होती है, आप कोई भी बात करें या ना करें, लेकिन माँ का जिक्र ना हो, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। पता नहीं, तभी मेरी लेखनी ने कहा कि माँ जैसे तो बहुत देखे हैं गीत, पर माँ के मुतबादिल कोई कहाँ है। माँ के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत आभार आपका आज मुझसे जुड़ने के लिए, आदरणीय सौरभ जी, और अपना ये बहुमूल्य समय प्रभाश्री को देने के लिए। मुझे लगता है बहुत ही सारी बातें सीखने के लिए हैं आपके इस छोटे से साक्षात्कार में। एक संक्षिप्त जो झलक हम लोगों ने देखी आपके जीवन की, उससे बहुत कुछ युवाओं को प्रेरणादायी मिलेगा।
मैं बहुत बहुत पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार। तो दोस्तों, ये अभी आपने सुना आदरणीय श्री सौरभ सुमन जी को प्रभाश्री के इस मंच पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का आज मुझसे यहाँ जुड़ने के लिए, आदरणीय सौरभ सुमन जी को सुनने के लिए। आप जुड़े रहें, मैं लाती रहूंगी एपिसोड दर एपिसोड एक नई शख्सियत आपके सामने। देखते रहे अंदाज़े बयां के साथ।